Yeah, hello everyone. Hello everyone, am I audible? Hello guys, am I audible? Hello guys, am I audible or not? Great. तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके राजस्थान जिला दर्शन। जैसा कि नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स आने वाला है आपका राजस्थान का कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। तो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के कोर्स पर जाने से पहले हमें एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि हमारे राजस्थान के किस जिले में किस तरीके का कल्चर है। तो फिर उसके बाद में हम डिटेल में जान पाएंगे कि क्या आपको करना है और किस तरीके से कहाँ पर एक, क्योंकि देखिए चीजों को याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है जब वहां के थोड़े बहुत परिवेश के बारे में हम जानें। ठीक है। या गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम वेरी मच फाइन एंड आई होप सो यू आर आल्सो फाइन। तो गाइस, आई एम एस के शर्मा, आई हैव 6+ years टीचिंग एक्सपीरियंस, appeared 2 times UPSC interview, 4 times UPSC means exam और also qualified RAS एग्जाम इन 2013 एंड 16। तो गाइज अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अनअकैडमी के कंप्लीट RAS और RPS से रिलेटेड सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो फॉर 1 year सब्सक्रिप्शन। यू हैव टू पे ओनली 7,000 और फॉर 2 year 8,400। और इसमें भी अगर आप शर्मा 10 रेफरल कोड को अप्लाई करो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, प्लस 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 1 साल का कोर्स हो जाएगा 6,300 का और 2 साल का कोर्स आप 7,560 में ले सकते हो। ठीक है, तो नए बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ में। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स को जान लेंगे, फिर हम अजमेर और अलवर से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके कोई भी डाउट्स हो तो बिल्कुल आप डाउट पूछ सकते हो, पर डाउट शुड बी जेन्युइन और आपके यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। देखिए मेरी यूट्यूब पर जो क्लासेस हैं वो कुछ क्लासेस आपके यूट्यूब की जगह यहाँ पर अब आपके स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में होंगी, इसीलिए यूट्यूब पर क्लासेस थोड़ा सा कम होंगी। ठीक है, बट स्ट्रेटजी और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है लाइक करंट अफेयर्स के और स्ट्रेटजी रिलेटेड चीजें वो हमारी यूट्यूब पर होंगी। बाकी चीजें आप स्पेशल क्लास के फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हो ताकि प्लस क्लास वाले बच्चों को भी फायदा मिल जाए और आपको भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि प्लस क्लास वाले बच्चे क्या है यूट्यूब के सेशंस को देख ही नहीं पा रहे थे मॉर्निंग में होने की वजह से, तो फिर हमें बार बार रिपीटेशन करना पड़ रहा है। तो उसकी जगह आप भी यहाँ पर आ सकते हो, आपके लिए भी फ्री है, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी और प्लस वाले बच्चों के लिए भी फ्री है। तो ऑब्वियसली दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। चलिए, तो देखिए भारत में हमारा जो राजस्थान है इसके कई नाम है ना, कई नाम है और बहुत पुराने नाम है। जैसे कि कुछ नामों के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान का महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ पर मरुकांतर नाम दिया था। हमारे राजस्थान को मरुकांतर नाम किसने दिया था? महर्षि वाल्मीकि ने दिया था। तो ध्यान रखना, वाल्मीकि तो आपको पता ही होगा कौन थे, अगर किसी को नहीं पता है तो बता दे। ठीक है, वैसे इजी क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि सभी को पता होना चाहिए। मरुकांतर नाम महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को, बिल्कुल रामायण। ठीक है, सीता माता जो थी वो इन्हीं के आश्रम में रही थी और सीता माता का हमारे 12 से भी काफी अच्छा लिंक है ना। और ऐसे ही फिर उसके बाद में जो राजस्थान शब्द है वो हमें कहां पर मिला था? आपको याद हो तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो किसी व्यक्ति ने जरूर किया हो, पर सबसे पहले जहां पर हमें मिला है, नहीं, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग हमें मिला है बसंतगढ़। बसंतगढ़ में सिरोही सिरोही का एक शिलालेख है। बिल्कुल, कर्नल जेम्स टॉड ने जरूर कहा था राजस्थान, पर वो उन्होंने बाद में कहा था। उससे पहले आपके बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख था, जहां पर ये बात हो रही है 682 विक्रमी संवत की, तब उन्होंने ये कह दिया था। ठीक है, 682 विक्रमी संवत की बात हो रही है। टॉड ने जरूर कहा था, पर लिखा हुआ हमें जो मिला है वो वसंतगढ़ सिरोही के उसमें मिला है। ठीक है, और वहां पर राजस्थान, एग्जैक्ट राजस्थान शब्द नहीं लिखा हुआ, वहां पर लिखा गया है राजस्थान, आपके राजस्थानीय दित्य, ये वर्ड लिखा हुआ, एग्जैक्ट राजस्थान नहीं लिखा हुआ, राजस्थानी या दित्य, मतलब एक ऐसा सूरज जो कि राजस्थानियों के द्वारा चमक रहा है, वो यहाँ पर लिखा गया है। बिल्कुल बच्चों, आरपीएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल होगा।
ये जो क्लासेस होंगी वो सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। डेली शाम को 8 से 9 बजे अब ये क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं। ठीक है। फिर देखिए, राजस्थान शब्द का जो हमें प्रयोग देखने को मिलता है वो हमारे मुहणोत नैन्सी की ख्यात में मिलता है। आपके जो मुहणोत नैन्सी की जो ख्यात है, मुहणोत नैन्सी री ख्यात, यहाँ पर हमें राजस्थान शब्द का लिखा हुआ मिलता है। और या फिर आपके राजरूपक नाम का हमारा एक ग्रंथ हुआ था, उसमें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर बात आती है राजपूताना की। राजपूताना जो शब्द है वो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने यूज किया था, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, 1800 की। सन 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने, आपके किसने, जॉर्ज थॉमस ने हमारे राजपूताना शब्द का यूज किया था सन 1800 में। और फिर राजपूताना शब्द के बाद में एग्जैक्ट राजस्थान जो शब्द है वो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, और इस प्रदेश को यहां पर रायथान पहले बुलाया गया था। फिर रायथान से ही राजस्थान शब्द निकल कर आया 1829 में। हमारे घोड़े वाले बाबा जेम्स टॉड इसे राजस्थान कहने लग गए। और उनकी फेमस बुक का नाम क्या था, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से उनकी जो बुक थी, या फिर इन्हीं की एक बुक का नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि इन्हीं की एक बुक का एक दूसरा नाम था, एक अन्य नाम था। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे राजस्थान को राजस्थान बुलाया जाने लगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे ही मध्य प्रदेश से अलग राज्य बनते हैं, तो राजस्थान आपके भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। और यहाँ इसकी सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और उत्तर में पंजाब, और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राजपूतों का राज्य होने की वजह से ही इसे राजपूताना किसने, जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है। जेम्स नो सॉरी, राजपूताना इसे जॉर्ज थॉमस ने कहा था। किसने, जॉर्ज थॉमस ने आपके। तो जो जॉर्ज थॉमस थे आपके, उन्होंने यहाँ पर इसे 1800 में राजपूताना कहा था। फिर वाल्मीकि जी ने इन्हें मरुकांतर कहा था। फिर राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानादित्य नाम से 662 ईस्वी में वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। और फिर इनका नाम मुहणोत नैन्सी की ख्यात और राजरूपक में भी मिलता है। फिर राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 में जॉर्ज थॉमस करते हैं। और फिर कर्नल जेम्स टॉड इसे पहले रायथान कहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से जो हमारी नॉर्मल भाषा है, जो राजस्थानी आपके स्थानीय साहित्य है, उसमें इसे बोला जाता है। फिर स्थानीय साहित्य और बोलचाल की भाषा के हिसाब से इसे रायथान कहा गया। फिर 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की बुक आती है, जिसका नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया भी है। फिर यहाँ पर इसका प्रॉपर नाम राजस्थान हो जाता है। ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल, ये सभी स्लाइड्स आपको कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी। हम 10-10 जिले कर आपको सारी फाइल्स कंपाइल्ड फॉर्म में दे देंगे, जो आप आसानी से यूज कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। फिर देखिए, 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से हमें राजस्थान नाम दिया जाता है। और अभी जो आपका राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हो, यह 7 चरणों के एकीकरण के बाद में 1 नवंबर 1956 को हमें मिलता है। क्योंकि जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, बात है स्वतंत्रता प्राप्त करने की आपके 15 अगस्त 1947 को, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब हमारे राजस्थान के अंदर 19 देशी रियासतें हुआ करती थी। कितनी, 19 देशी रियासतें हमारे राजस्थान में हुआ करती थी स्वतंत्रता के टाइम पर। और 3 ठिकाने थे। और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 3 ठिकानों के नाम क्या क्या थे, तो कुशलगढ़, लावा, नीमराणा, ये 3 आपके क्या थे, ठिकाने थे। और एक चीफ कमिश्नर स्टेट था, जो कि था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा हमारा चीफ कमिश्नर स्टेट हुआ करता था। तो 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नर्स स्टेट, जो कि आपके अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था।
फिर और हाँ, आपके ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा जो कि चीफ कमिश्नर स्टेट था, इसके एकमात्र और प्रथम मुख्यमंत्री श्री हरि भाऊ उपाध्याय थे, क्योंकि इसके बाद में ये राजस्थान में मिल जाता है, तो ये चीफ कमिश्नर स्टेट रहा ही नहीं, सिर्फ एक ही इसके मुख्यमंत्री बन पाए, पहले और आखिरी हरिभाऊ उपाध्याय। आपके हरिभाऊ उपाध्याय जो थे वो इसके पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री बन पाए अजमेर मेरवाड़ा की। ठीक है, उसके बाद में ये मिल जाएगा एकीकरण के दौरान राजस्थान में, तो इस अकेले अजमेर मेरवाड़ा जो कि चीफ कमिश्नर स्टेट हुआ करता था वो नहीं हुआ, क्योंकि देखो पहले क्या है, जब अंग्रेज गए थे तो उन्होंने 4 श्रेणियों में हमारे पूरे भारत के राज्यों को बांटा था, ए बी सी और डी, और उसमें से कुछ जो सीधे डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे चीफ कमिश्नर के, वो आपके चीफ कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाते थे, और वो हमारा अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र था। तो फिर हमारे एकीकरण हो चलता है आपके 18 मार्च 1948 से आपके एकीकरण चालू होता है, और 1 नवंबर 1956 तक आपका एकीकरण चलता है। टोटल 7 चरण होते हैं हमारे, ठीक है, 7 चरण। पहला चरण मत्स्य संघ बनता है, दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण में आपके वृहत राजस्थान, फिर संयुक्त वृहत राजस्थान, और फिर राजस्थान संघ, एंड फिर लास्ट में आपके राजस्थान बच जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हमारे पहले चरण की, जो कि 18 मार्च 1948 को शुरू होता है, और इसका नाम मत्स्य संघ इसलिए दिया गया क्योंकि आपको याद हो तो जो आपके कौरव 1 साल का वनवास प्राप्त करने के लिए विराट नगर आते हैं, तो वो जो पूरा प्रदेश है जो कि कौरवों के टाइम से ही मत्स्य प्रदेशों के नाम से, सॉरी हाँ, पांडव, मतलब हाँ, पांडव जब 1 साल का अज्ञातवास यहाँ पर हमारे राजस्थान में लेने आते हैं, तो जो पूरा का पूरा जो एरिया था वो मत्स्य प्रदेश ही कहलाता था। उस टाइम पर आपके कुरु प्रदेश, मत्स्य प्रदेश ऐसे नाम हुआ करते थे, गांधार प्रदेश ऐसे नाम आपके दिया करते थे, अंगराज कर्ण का अंग प्रदेश हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, रिपब्लिक्स चला करती थी, गणतंत्र चला करते थे, और वो ऐसे अलग अलग गणतंत्र डिवाइड किए हुए थे। तो उनमें से ही मत्स्य प्रदेश में हमारे अलवर, भरतपुर, धौलपुर ऐसी जगह आती थी, तो उसी पुराने नाम को हमने उठाकर यहाँ पर मत्स्य संघ रख दिया। तो इसके अंदर आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना वाला जो ठिकाना था, जैसा कि आपको अभी अभी बताया गया, हाँ देखिए, राजतंत्र वाली बात नहीं है, ये महाजनपदास जो थे वो गणतंत्र की अवधारणा से चालू हुए थे, पर उस टाइम का गणतंत्र और हमारे आज का गणतंत्र अलग अलग हुआ करता था। वहां पर राजा होते थे, पर वो राजा युद्ध को जीत कर बनते थे, ऐसे नहीं होते थे गणतंत्र की जनता नॉमिनेट करती है, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर बनता है, वो वाला गणतंत्र अलग था। आपको याद हो तो प्राचीन भारत में 600 बीसी में महाजनपदा का हमारे पास कॉन्सेप्ट था, और जब आपके महात्मा बुद्ध जन्मे, वो भी एक प्रकार के गणतंत्र के अंदर ही जन्मे थे, उनके जो पिता थे वो भी आपके गणतंत्र के ही थे। हाँ बिल्कुल, 16 जो महाजनपदास हुआ करते थे, पर उनके रिपब्लिक की डेफिनेशन और हमारे आज के रिपब्लिक की डेफिनेशन में अंतर है, ठीक है। तो वो दोनों को सेम मत करो। राजा होना का मतलब ये कभी नहीं होता कि राजा होने से कोई राजतंत्र बन जाता है, या फिर जनता के द्वारा इलेक्शन होने से कोई गणतंत्र बन जाता है। दोनों की डेफिनेशंस में अंतर हो सकता है, राजा को कैसे चुना गया वो मैटर करता है। तो हो सकता है कि राजा अगर आपके चुना भी जा रहा है तो भी गणतंत्र हो, तो राजा होना ही सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र या राजतंत्र का परिचायक नहीं होता है। चलिए, वो हम पढ़ेंगे पॉलिटी में इन सब चीजों को। अभी यहाँ पर राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके प्रदेश में राजस्थान जो आपके भरतपुर, करौली और नीमराना ठिकाना, 3 ठिकानों की बात की मैंने स्वतंत्रता के टाइम पर, किशनगढ़, आपके नीमराना और लावा, कुशलगढ़, नीमराना और लावा, तो उसमें से जो नीमराना था वो यहाँ पर आपके आ जाता है। और उस टाइम पर हमारे ये जो छोटे छोटे संघ बन रहे थे, इनको ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। याद हो तो आपको 2013 का प्रीलिम्स का पेपर था आरएएस का, उसमें कई बच्चों ने कहा था कि प्रधानमंत्री शब्द थोड़ा गलत है, पर देखो उस टाइम पर हमारे इन छोटे क्षेत्रों को भी प्रधानमंत्री के थ्रू संबोधित किया जाता था, मुख्यमंत्री वर्ड वगैरह यूज नहीं किए जाते थे। मुख्यमंत्री वर्ड हमने यूज किए कब, जब जेवीपी समिति आई, और फिर
आपके चीजें डिसाइड होती हैं भाषा के आधार पर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और फिर तब चीजें बदलती हैं, है ना। तो देखिए उस टाइम के प्रधानमंत्री थे केवल मत्स्य संघ के, केवल मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे अलवर के शोभाराम कुमावत। और उस टाइम पर जो राज प्रमुख हुआ करते थे, जो कि आपके राज प्रमुख थे धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह। और यहां पर विशेष विवरण पर ध्यान दीजिएगा, के एम मुंशी आपके नामकरण किया और उद्घाटन करने वाले थे एन गाडगिल, जिनका गाडगिल फॉर्मूला आप सभी पढ़ते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं शंकर देव राय समिति और इन सब चीजों के ऊपर। तो हमारा ये जो एकीकरण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपका है ही एकीकरण, पर साथ साथ के अंदर आपके जो इससे रिलेटेड जो घटनाएं हुई हैं उन पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सिर्फ ये याद मत रख लेना कि केवल इतनी डेट को हुआ ये आपके ठिकाने या रियासतें जुड़ी और फिर ये राजा रहा। अब आपको ये विशेष विवरणों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, यहां से भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें आपके हो जाती है। और यहाँ पर फिर द्वितीय जो है हमारा दूसरा, जो अभी शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, एकीकरण को डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्लस वाला हिस्ट्री का कोर्स करेंगे। तो द्वितीय जो यहाँ पर आपके द्वितीय जो हमारा दूसरा जो एकीकरण होता है वो कुछ ही दिनों बाद हो गया, सिर्फ अगले सप्ताह 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को। और पहली बार राजस्थान शब्द जो हमारे राजस्थान के नाम में जुड़ा वो दूसरे एकीकरण में ही जुड़ा था। तो याद रखिएगा कि राजस्थान शब्द प्रदेश के नाम में पहली बार राजस्थान शब्द जो जुड़ा है वो सेकंड स्टेज में जुड़ा है, द्वितीय चरण में जुड़ा है। इसमें आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़ ठिकाना जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका हमारे राजस्थान का ये वाला जो पार्ट है, लगभग ये वाला पार्ट पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान में जुड़ जाता है, यानी अरावली के पूर्व वाला पार्ट। और इस टाइम पर प्रधानमंत्री बनते हैं गोकुल लाल असावा। ये प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, तो गोकुल लाल असावा। और उस टाइम पर महाराज प्रमुख बनते हैं महाराज भीम सिंह, और इसके उद्घाटनकर्ता भी वी.एन. गाडगिल ही थे। फिर तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ उदयपुर जैसी बड़ी रियासत पूर्व राजस्थान में आकर मिलकर बन जाती है और निर्माण होता है संयुक्त राजस्थान का, ठीक है। तो निर्माण होता है आपके संयुक्त राजस्थान का। अब माणिक्यलाल वर्मा जी हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं पूरे संयुक्त राजस्थान के, और महाराणा भूपाल सिंह जी जो कि उदयपुर के थे राज प्रमुख बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली, जवाहरलाल नेहरू जी आए थे यहाँ पर, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके आकर खुद उद्घाटन करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा वृहत राजस्थान, उसमें जो 4 बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें आकर आपके मिल जाती हैं और इसी वजह से हमारा ये राजस्थान संपूर्ण होता है। और इसीलिए आज तक हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो काफी जयपुर में काफी अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पर होते हैं और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो कभी जयपुर आओ तो विधानसभा के सामने वाली रोड पर काफी शोज वगैरह होते हैं, तो इसे बिल्कुल देखना चाहिए ना। 30 मार्च को इस बार ये नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना ने कुछ भी नहीं होने दिया हमारे, तो पूरा सही आपका जो राजस्थान दिवस है वो धरा का धरा रह गया इस बार। और पंडित हीरालाल शास्त्री हमारे आपके राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री और बाद में प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं, बिल्कुल अमर जवान ज्योति वाली रोड। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, राजस्थान के प्रथम, है ना, राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, क्योंकि सही मायने में बड़ा राजस्थान अभी बना है, इसीलिए वृहत राजस्थान को ही राजस्थान का नाम दे दिया गया। और ये इसीलिए आपके जो प्रथम प्रधानमंत्री ऑफ राजस्थान है वो बनते हैं पंडित हीरालाल शास्त्री। फिर जब 1956 में आपके ये सब चीजें हो जाती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन जाता है,
तो इसीलिए आपके राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री होने का जो श्रेय है वो पंडित हीरालाल शास्त्री को ही जाता है। और हमारे जयपुर के आपके कछवाओं के राजा महाराज सवाई सिंह सेकंड को राज प्रमुख बना दिया जाता है। यहाँ पर महाराज प्रमुख की एक नई उपाधि विकसित होती है और महाराज प्रमुख जो हैं वो भूपाल सिंह जी बने रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है कि इस बार उद्घाटन करने वाले थे सरदार पटेल। तो ध्यान रखना, जब सही मायने में राजस्थान बना, वृहत राजस्थान बना, यानी कि जब आपके हमारा राजस्थान दिवस घोषित किया गया, उस टाइम पर उद्घाटन करने वाले हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो इस चीज को याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन उठते हैं ना तुम्हारे, तीसरे, चौथे और पांचवें एकीकरण के जो पॉइंट है, चरण जो है उनसे उठते हैं। पांचवें एकीकरण के चरण से प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि यहां पर बनी थी शंकर राय समिति। ये अभी अभी जेईएन का एग्जाम हुआ था। जेईएन के एग्जाम में अभी अभी ये प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर शंकर राय समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ को, यानी कि ये जो पहले हमने मत्स्य संघ बनाया 18 मार्च 1948 को, इसे वृहत राजस्थान में जोड़ दो, वृहत्तर राजस्थान हो जाएगा। और 15 मई 1949 को आपके वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को जोड़ दिया गया। और फिर हमारे पास में यहां पर भी हीरालाल शास्त्री जी ही रहते हैं और यहां पर भी आपके राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, शंकर देव राय समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाकर वृहत्तर राजस्थान बनाया गया और ये पांचवें चरण में होता है। ठीक है, और देखिए उस टाइम पर हमारे देश में जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया था वो ए बी सी ऐसे किया जाता था, जैसे कि अब तो अपने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये वर्गीकरण बाद में आया है। पर उससे पहले जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, तब राजस्थान संघ इसे पूर्णतः नाम दे दिया गया और सिरोही का जो राजस्थान में विलय कर दिया गया और आबू देलवाड़ा जो है, आबू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही को हमारे राजस्थान में मिला दिया गया। और इस बार भी आपके हीरालाल शास्त्री जी ही प्रधानमंत्री थे और 26 जनवरी 1950 के लागू होते ही जो हमारे राज्यों के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं उन्हें हम मुख्यमंत्री कहने लग गए। इसीलिए कहा जाता है कि पंडित हीरालाल शास्त्री ही पहले प्रधानमंत्री भी थे और पहले मुख्यमंत्री ही थे, क्योंकि मुख्यमंत्री नाम घोषित ही तब होने लग गया जब आपके संविधान लागू हो जाता है, क्योंकि संविधान में राज्यों को अलग अलग राज्यों के दर्जे दिए गए और तब फिर राज्य के सर्वे सर्वा को मुख्यमंत्री कहा गया। तो इस तरीके से चीजें आती है। और राजस्थान जो है वो कौन सी श्रेणी का राज्य घोषित होता है? बी श्रेणी का। राजस्थान यहाँ पर आपके बी श्रेणी का राज्य घोषित हो जाता है। तो इस तरीके से बी श्रेणी का राज्य आपकी घोषित हो। और जो अंतिम चरण है, इस पर भी कई बार प्रश्न आए हैं, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अंतिम चरण होता है, जिसमें आपका अभी का आधुनिक राजस्थान हो जाता है। इसमें हमने क्या किया, अजमेर, मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा और जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले हैं, ये आपके मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का जो सुनेर टप्पा है उसे हमने शामिल कर दिया और जो सिरोंज डिवीजन है, सिरोंज उपखंड जो है उसे मध्य प्रदेश को दे दिया। तो जो हमारा था हमने ले लिया और जो सिरोंज था उसे दे दिया। इस तरीके से आपका आज का आधुनिक राजस्थान बनता है। और अब हमारे मुख्यमंत्री थे मोहन लाल सुखाड़िया। अब आपके जैसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है तो राज प्रमुख के पद को खत्म कर दिया जाता है और राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद घोषित हो जाता है। ठीक है, राज्यपाल का पद घोषित हो जाता है, क्योंकि जब हमारे संविधान में 7वां संशोधन किया था तो इन सभी श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। तो आपके यहीं पर आपके ये जो श्रेणियां हैं इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या पूछ रहे हो आप कि श्रेणियां क्या हैं? हाँ बिल्कुल, पहले राज्यपाल हमारे गुरमुख निहाल सिंह जी थे, बिल्कुल सही।
देखो श्रेणी होती है, हमने अलग अलग टाइप के राज्य बना दिए थे। क्या हुआ था कि ब्रिटिश भारत में हमारे पास में अलग अलग टाइप के राज्य हुआ करते थे, जैसे कि आपने सुना होगा प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जो कि आपके अभी के जो राज्य हैं उनकी तरह ही हुआ करते थे, प्रांतीय राज्य। और कुछ स्टेट ऐसे हुआ करते थे जो कि सीधे सीधे आपके जो हमारे उस टाइम पर जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसके क्षेत्र में जो आते थे, जिसे आज तुम यूटीज कहते हो, केंद्र शासित प्रदेश, वो उस टाइम पर सीधे गवर्नर जनरल काउंसिल में आया करते थे। ठीक है, वो आपके, तो वहां पर आपके वो सीधे गवर्नर जनरल काउंसिल में वो चीजें आया करती थी। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट हुआ करते हैं। अब एक चीफ कमिश्नर हमने अपॉइंट कर दिया, तो उसके अंडर में जो राज्य दे दिए वो चीफ कमिश्नर के राज्य में हो गए। तो ऐसे अलग अलग डिवीजन ब्रिटिशर्स ने कर रखे थे, और उसी के आधार पर हमने भी कुछ श्रेणियां बांट दी थी। माना कि हमारे कई समितियां बनती हैं, जैसे कि जेबीपी समिति बनी, आपके आपके जवाहरलाल नेहरू, आपके पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल के मिलकर एक समिति बनाई जिसे जेवीपी समिति कहते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि राज्यों को भाषा के आधार पर मिलाया जा सकता है। फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, और फिर उसके बाद में संविधान में 7वां संशोधन होता है, और फिर यहाँ पर ये जो श्रेणियां थी उसे अलग कर दिया गया। ठीक है, उसे फिर अलग कर दिया गया। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि एबीसी श्रेणी क्या होती है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई। 1956 के पहले ही चीजें खत्म हो गई। ठीक है, तो 5-6 साल हम लोग बहुत लड़ाई की है हमने इस सब श्रेणियों के ऊपर। खासकर साउथ इंडिया में जो तुम्हारा तेलंगाना अभी बना है ना, जो तुम्हारा तेलंगाना अभी बना है, वो तेलंगाना की लड़ाई उसी 1956 से चल रही है, और अब कहीं जाके फिर कांग्रेस ने बनाया उसे। तो वो सब चीजें बहुत पुरानी है। वैसे तो एक गलत था कि भाषा के आधार पर राज्य बना दो, कि जो जो बोली बोल रहा है उस भाषा के आधार पर राज्य बना दो। बट क्या करे, पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं मानी उस बात को, और फिर बाद में कुछ प्रेशर में आकर, कुछ दंगे वंगे देखकर चीजों में उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ा, और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ये चीज कर देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके हो जाती है। हाँ देखिए, 7वें चरण में कमल, आपके 7वां चरण जो है वह 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है, और उसके अंदर अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा जो कि सिरोही का हिस्सा पहले बचा हुआ था, आपको याद हो तो छठा जो चरण था उसमें हमने सिरोही को पूरे को शामिल कर लिया था, बस आबू देलवाड़ा का हिस्सा हमने छोड़ रखा था। तो सिरोही का आबू देलवाड़ा वाला हिस्सा, अजमेर मेरवाड़ा वाला हिस्सा, और मध्य प्रदेश की जो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का जो सुनेल टिप्पा है उसे हमने राजस्थान में शामिल कर लिया। और हमारे राजस्थान में मध्य प्रदेश का जो सिरोंज उपखंड है वो आता था, उसे हमने दे दिया। तब कहीं जाके पूरा आधुनिक राजस्थान बन पाता है, और फिर हमारे मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने होते हैं उस काल में। महाराज प्रमुख खत्म होकर राज्यपाल का पद घोषित हो जाता है, और राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह बन जाते हैं, और श्रेणियां सारी खत्म हो गई। फिर श्रेणियां खत्म होते ही दो ही चीजें बची, एक तो स्टेट होंगे, राज्य होंगे, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यूटीज हुआ करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल सही कहा। छठे स्टेज में जो आबू देलपाड़ा है उसे आपके पटेल जी ने गुजरात में दे दिया था, बट वो फिर वापस हमारे पास आ गया। चलिए, तो देखिए हमारे राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है इसे याद रखना पड़ेगा आपको। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे देश का 10.41% है। राजस्थान देश में फर्स्ट नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और फिर आपके, है ना, जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, तब राजस्थान 2000 के अंदर देश का पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। पूरे देश की जनसंख्या का 5.67% राजस्थान, आपके 5 पूरी देश की जनसंख्या का 5.67% राजस्थान में निवास करती है जनसंख्या, जो कि देश में 8वें स्थान पर है। और देखो अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं आपके राजस्थान पर, कि यहाँ पर आपके किस किस प्रदेश को क्या क्या कहा जाता है, तो उसे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
तो गिव मी ए मिनट, मैं आपको एक डायग्राम देता हूं, फिर यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे। कहाँ गया हमारा डायग्राम? चलिए इसी से काम चला लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये है हमारा राजस्थान, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्लर्ड दिख रहा है पर थोड़ा सा एडजस्ट करो, है ना। तो देखिए हमारे राजस्थान के कई प्रदेशों के अलग अलग नाम हुआ करते थे और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि हमारा बीकानेर, जोधपुर। ये जो आपका बीकानेर वाला जो पार्ट है, चलो ये तो बिल्कुल ही दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ और ही लेना पड़ेगा, यही ले लेते हैं ना। चलिए, तो हमारा ये जो हम्म, तो देखिए हमारे ये जो बीकानेर और जो जोधपुर है, आपके बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है, इसे जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो तुम्हारा लगभग ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये आपका जंगल प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था? जंगल प्रदेश। तो इसे याद रखिएगा, जंगल प्रदेश, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसे हम क्या कहते थे? जंगल प्रदेश कहते थे। और ऐसे ही आपके हनुमानगढ़, गंगानगर के आसपास का ये जो क्षेत्र है, वो यौधेय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसे हम कहते थे यौधेय प्रदेश। ये आपका यौधेय प्रदेश कहलाता था। ये हो गया आपका यौधेय प्रदेश। और ऐसे ही आपके जयपुर के आसपास का जो रीजन है, यहाँ पर एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है ढूंढाड़ी बोली। और इसीलिए जयपुर के आसपास का ये जो रीजन है थोड़ा बहुत, इसे कहते थे ढूंढाड़। ठीक है, अभी भी कई लोग बोलते हैं, ढूंढाड़ी बोली भी बिल्कुल बोली जाती है, इसे ढूंढाड़ कहा जाता था। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में ये जो आपके नीचे की तरफ चलोगे, तो ये जो रीजन है हमारा उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को वागड़ प्रदेश कहा जाता था। ध्यान रखना, बांगड़ वर्ड यूज नहीं हुआ है, वागड़ यूज हुआ है। वागड़, या फिर इसे शुद्ध संस्कृत में बोला जाए तो वागवर प्रदेश कहा जाता था। वागवार प्रदेश, वागड़ या वागवार प्रदेश इसे कहा जाता था। ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो सिरोही की तरफ हम जाते हैं। सिरोही वाला ये जो रीजन है, ये हमारा सिरोही वाला जो रीजन है, इसे आबुर्द प्रदेश, क्योंकि सिरोही में मिलता है आबू, है ना। सिरोही में हमें मिलता है माउंट आबू, और माउंट आबू से ही मिलकर बना है एक ऐसा जगह जो कि आबू जहां पर हो, तो उसी को कहते हैं आबुर्द प्रदेश। आबू वाला जगह आबुर्द प्रदेश, या फिर इसे चंद्रावती भी कहा जाता था। आबुर्द प्रदेश या फिर चंद्रावती भी इसका नाम हुआ करता था। ठीक है। और फिर देखिए उदयपुर के आसपास क्या है, कुछ छोटी मोटी पहाड़ियां हैं जो कि तश्तरी नुमा कटी हुई हैं, छोटी मोटी घाटियां हैं। तो क्या होता है कि आपके जो गिरी होता है, गिरी यानी कि पर्वत, आपके हिंदी अनुवाद में आप पढ़ोगे गिरी यानी होता है पर्वत। ठीक है। तो जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं जो कि एक तश्तरी नुमा कटी हुई होती हैं, उनको कह दिया जाता था गिरवा, मतलब गिरी का छोटा भाग। ठीक है। तो इसीलिए उदयपुर के आसपास जो पहाड़ियों से भरा हुआ क्षेत्र है, उसे कह दिया गिरवा। और थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, इन्हीं गिरवा की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप जाकर छुप जाते थे और मुगल सेना उन्हें ढूंढ नहीं पाती थी। इन्हीं गिरवाओं की वजह से कई बार महाराणा प्रताप बचे हैं। ठीक है। तो ये इसीलिए ये चीजें आपके क्या कहलाती हैं? गिरवा कहलाती हैं, गिरवा। ठीक है। और देखो क्या है, हमारे यहाँ पर आपके जौना पाव की पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी, है ना। जौना पाव के पहाड़ियों से हमारे लूनी नदी निकल जाती है। और लूनी नदी जिस जिस जगह बहती है, लूनी नदी आपके जहां जहां बहती है, उस प्रदेश को गौड़वार प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। तो जो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है,
सॉरी सॉरी, हाँ, जौना पाव की नहीं, नाग पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल, वो तो चंबल है गई हमारी जौना पाव की पहाड़ियां तो, सॉरी। तो हमारी जो नाग पहाड़ियां हैं, नाग पहाड़ी से निकलती है। तो ये जो आपके लूनी नदी नाग पहाड़ी से हमारी निकलती है, तो इसके अंदर जो बहाव क्षेत्र है उसका, जिसमें आपके बाड़मेर, जालौर और सिरोही का भाग आ जाता है, आपका थोड़ा बहुत बाड़मेर, जालौर और सिरोही का जो भाग आ जाता है, इसी को ही कहा जाता है गोडवार प्रदेश। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। जो लूनी का बहाव क्षेत्र है, गोडवाड़ प्रदेश, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसे फिर आपके गोडवाड़ प्रदेश कह दिया जाता है। ऐसे ही आपका ये जो नागौर का पुराना नाम है, नागौर का पुराना नाम है अहिछत्रपुर, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नागौर का पुराना नाम क्या है? नागौर का पुराना नाम वैदिक काल के आसपास का नाम है इसका अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर आपके यहाँ पर नागौर का आपका नाम हो जाता है अहिछत्रपुर। ठीक है, तो ये हमारे नागौर का नाम हो गया आपका अहिछत्रपुर। तो ये अहिछत्रपुर के पास आ गए हम। फिर इसके बाद में आपके जो हमारे पास में यहाँ पर थोड़ा सा आप अलवर के पास जाओ, अलवर का और यहाँ पर हरियाणा का, ऊपर अलवर और हरियाणा का ये मिला हुआ एक पार्ट होगा। तो अलवर और हरियाणा का ये जो मिला हुआ पार्ट है, जो कि अलवर और हरियाणा में मिलता है, तो देखो हरियाणा के लोगों को तो दूध दही से मतलब है ना? तो देखो हरियाणा और यहाँ पर अलवर का जो मिला जुला पार्ट है, जहां पर राठी किस्म की एक गाय मिलती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा दूध देती है, और उसको कहा जाता है राठ प्रदेश। ठीक है, राठ प्रदेश। तो यहां पर इसे राठ कहते हैं। देखो मेवात वाला जो भाग है ना, वो भरतपुर से थोड़ा सा टचा हुआ है, वहां पर मेव जाति के लोग मिलते हैं, मेव मुस्लिम मिलते हैं, वो मेवात थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अभी हम राठ प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, और चलो तुमने मेवात की भी बोल दिया है, तो मेवात में हरियाणा से टच होने का कोई मतलब नहीं। यहां पर यहीं पर मेवात मिलता है, जो कि अलवर के आसपास का क्षेत्र है, जहां पर मेव नाम की मुस्लिम जाति रहा करती थी। इसीलिए जो भी मेव प्रकार की मुस्लिम जाति है, उसी से नाम पड़ गया मेवात। तो राठ प्रदेश थोड़ा सा पूर्व में है, मेवात क्षेत्र उसके हल्का सा पश्चिम में है। कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, तो फिर वो मेवास हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। अब डायग्राम काफी ज्यादा ब्लरी हो गया है, पर अब कैसे समझाएं? चलो चलो देख लेते हैं, इसी में एडजस्ट कर लो, है ना, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, वैसे दिख नहीं रहा होगा आपको। मिटा देते हैं इसको, है ना, मिटा दे, बताइए गाइस, मिटा दे, थोड़ा सा क्लमजी हो गया है ये। पेन चेंज करेंगे तो भी नहीं दिखेगा, इसमें सारे रंग हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है। कौन सा, हम भी सोच रहे हैं पेन चेंज कर ले, पर सारे रंग तो इसमें हैं, अब बचा कौन सा रंग है ये बताओ, है ना? चलो कोशिश करते हैं ब्लू रंग से कुछ दिख जाए तो आपको। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेवात के पास ही आपकी क्या है, हमारे पास में ये यहाँ पर एक कांतली नदी बहती है ना? कांतली नदी बहती है यहाँ पर चूरू, सीकर और झुंझुनू के एरिया में। आपके कांतली नदी यहाँ पर हमारे बहती है, और इस कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है, जैसे कि ढूंढाड़ प्रदेश में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, वैसे ही इस कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र में तोरावाटी बोली बोली जाती थी। इसीलिए इस रीजन को तोरावाटी प्रदेश कहा जाने लग गया, कि ऐसा रीजन जहां पर लोग तोरावाटी बोलते हैं, उसे फिर तोरावाटी रीजन कहने लग गए। ठीक है, तो ध्यान रखना, शेखावाटी बड़ा रीजन है, शेखावाटी में तो चूरू, सीकर, झुंझुनू सब आ जाएगा। तोरावाटी क्या होगा, शेखावाटी का एक पार्ट है। तो शेखावाटी में केवल वो एरिया जहां पर कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र था, और लोग आपके तोरावाटी बोली बोला करते थे। और तोरावाटी शब्द का जो उद्गम हुआ है, तोमर राजवंश से हुआ है। आपको याद होगा अजय सिंह तोमर, पृथ्वीराज जो चौहान थे, उनके भी दादा परदादा के वंशज हुआ करते थे, मतलब उन तोमर परिवार हुआ करता था।
तो वो जो तंवर जो थे, तोमर वंशीय जो शासक हुआ करते थे, उससे शब्द निकला है तोरावाटी, जो कि यहाँ पर बोला जाता था। तो शेखावाटी का एक छोटा रीजन है शेखावाटी के अंदर, जहां पर कांतली नदी बहती है, और वहां पर तोमर वंशीय लोग तोरावाटी बोली बोलते थे, और इसीलिए आपके इस प्रदेश को तोरावाटी प्रदेश बोला गया। बिल्कुल हाँ, अजय पाल तोमर और ऐसे बहुत सारे नाम हैं तोमर वंश के। आप भी देखोगे ना तो अभी भी आपको जयपुर के आसपास और बहुत जगह कई लोगों का सरनेम तोमर मिल जाएगा। ठीक है, कई लोगों का आपको सरनेम कोमर तोमर मिल जाएगा। और देखो अलवर के हम ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो कुरु प्रदेश आ ही जाता है, और हमारे यहाँ पर ये नीचे का जो भाग है, जो यहाँ पर जो कि आपके किसका, ये वाला जो नीचे का भाग है, ये हमारे जब आपके गोंडवाना प्रदेश, जब आपके गोंडवाना प्रदेश अलग होता है, तो हमारा जो दक्कन का पठार है, जो कि लावा से निर्मित है, उस लावा से निर्मित दक्कन के पठार का ही एक भाग है हमारे राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश। यहाँ पर हाड़ा राजा यहाँ पर राज किया करते थे, और उस हाड़ा परिवार की वजह से ही, मतलब राज नहीं करते थे वो, मतलब एक तरीके से राजा के वजीर हुआ करते थे, वजीर या पीएम बोल सकते हो, है ना। तो वो सारी चीजें, यहाँ पर जो हाड़ा राजपूत हुआ करते थे, उन्हीं की वजह से इस प्रदेश को हाड़ौती बोला जाने लगा। हाड़ौती प्रदेश, ठीक है, हाड़ौती प्रदेश ये है हमारे डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार या गोंडवाना लैंड का भाग है, तो इसे फिर हाड़ौती के कहलाने लग गए हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा प्रतापगढ़ के पास में नीचे चलो, तो प्रतापगढ़ के और यहाँ पे आसपास का जो क्षेत्र है वो कांठल या देवलिया भी कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल या फिर देवलिया भी इसे कहते हैं। फिर हमारा क्या बच गया? शूरसेन बच गया। हाँ, तो देखिए भरतपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली का ये जो प्रदेश है इसे शूरसेन कहा जाता है, शूरसेन प्रदेश। ठीक है, आपके शूरसेन प्रदेश इसे कहा जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? कि जो आपके भरतपुर, धौलपुर और करौली का ये जो भाग है वो आपका शूरसेन प्रदेश कहलाता है। ठीक है, शूरसेन प्रदेश। और देखिए मेवल वर्ड, एक वर्ड और आता है हमारे पास में, मेवल। मेवल क्या है? आपकी ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो बीच का पार्ट है, विच इज ए कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो ये कनेक्टिंग पॉइंट है, जहां पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े होने से मतलब है कि क्या हुआ करता था कि पुराने टाइम पर डूंगरपुर के अंदर भी आदिवासी लोग रहा करते थे और बांसवाड़ा के अंदर भी आदिवासी लोग रहा करते थे। तो एक ऐसा जंक्शन पॉइंट जहां पर आपके जो कबीले और जो जातिगत समूह है वो एक ही प्रकार के हुआ करते थे, उसको ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का ये क्षेत्र, यहाँ पर मेवल समुदाय था, उस पूरे समुदाय को मेवल समुदाय कहा जाता था, इसीलिए इस प्रदेश का नाम पड़ गया मेवल प्रदेश। तो ध्यान रखना, ये वाला जो प्रदेश है डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का पार्ट, मतलब जॉइंटेड पार्ट जो जुड़ा हुआ है, वो मेवल प्रदेश कहलाएगा। आपका मेवल प्रदेश वो आपके कहलाने लग जाता है। तो इस तरीके से आपके ये तो छोटे मोटे नाम हो गए, बाकी और भी कई नाम हैं, जैसे कि मालव प्रदेश के नाम से तुम्हारा प्रतापगढ़ और झालावाड़ का एरिया जाना जाता था। ठीक है, थोड़ा सा ये भी लिख लो। प्रताप, अब जगह नहीं बची मेरे पास लिखने के लिए, तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ इन दोनों का जो एरिया है इसे मालव देश के नाम से जाना जाता था। और तुम्हारे महाराजा शिवी के नाम से जो फेमस हुआ एरिया वो था उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ तीनों का जो कंबाइंड एरिया है वो आपके शिवी, मेदपाट या फिर मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। शिवी आपके पुराने वंशज जो हुए करते थे, राजा शिवी का आपने बचपन में कहानियां सुनी हो तो, राजा शिवी ऐसे दानी हुए थे कि भगवान ने एक बार उनकी परीक्षा लेने की सोची, तो उन्होंने कहा कि एक भगवान कबूतर बनकर आते हैं और मेरे वजन के बराबर आप मुझे मांस का टुकड़ा दे दो, ये कहा। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं किसी जानवर को तो मार नहीं सकता, तो मैं अपने ही शरीर का दे देता हूं। तो उन्होंने पहले हाथ काटा, पैर काटा, फिर जब पूरा शरीर कट गया तो भी वो उनका वेट फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो फिर भगवान आते हैं, इंद्रदेव ने परीक्षा ली थी, तो फिर उसके बाद में वो उससे खुश हो जाते हैं। तो ऐसे पुरातन काल की
कहानी रही है आपके शिवी महाराज की, तो उन्हीं के नाम पर शिवी प्रदेश नाम पड़ा, फिर मेदपाट नाम पड़ा इस एरिया का, और फिर लास्ट में मेवाड़ कहलाने लगा। तो उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है वो मेवाड़ कहलाया, पर मेवाड़ के ही नाम है शिवी और मेदपाट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए। काफी सारे पुराने नाम हो गए, तो कुछ नई चीजों पर आते हैं वापस। इज दैट क्लियर? चलिए, किसी को कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो पूछ लो फटाफट, क्योंकि कई चीजें हमने काफी ज्यादा स्पीड से बता दी हैं। डिटेल में हम हमारे प्लस कोर्स में डिस्कस करेंगे, सबकी कहानियां सुनेंगे, है ना, तो सब याद हो जाएगा बाद में। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमारे ये एकीकरण हो गया, और ये हमने पुराने नाम भी देख लिए। तो देखिए हमारा राजस्थान जो है वो आपके भूमध्य रेखा, जो हमारे इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जो है उसके उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, ये तो सभी को नजर आ रहा होगा, और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है। तो हमारा उत्तरी भाग जो है वो 23 डिग्री और 3 मिनट्स पर है, 30 मिनट्स पर है, और 30 डिग्री 12 मिनट्स पर उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी अक्षांश है 69.30 से 78.10। देशांतरीय विस्तार जो है हमारे पास में वो है 8.47, और अक्षांशीय विस्तार है 7.9। खासकर ध्यान रखिएगा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जरूर याद रखिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, थोड़ा कम है, देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, यानी कि हमारे राजस्थान की चौड़ाई तो ज्यादा है और लंबाई कम है। अब देखो आरपीएससी आजकल और ज्यादा दिमाग लगा रही है, तो वो क्या करेगी, 18.47 है ना, और 7 डिग्री 90 मिनट्स, तो इनको क्या करेगी, इनका भी अंतर पूछ लेगी। तो वो ऑब्वियसली किसी को नहीं आएगा, वो अंतर बहुत बहुत कम होगा, और आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग आपके यहाँ पर, तो थोड़ा सा अंदाजा आप अपने हिसाब से इनके डिफरेंसेस को भी ध्यान रखिएगा कि अप्रोक्सीमेटली आपके 57 या लगभग 1 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा आपका, 1 डिग्री का डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, और जो हमारी कर्क रेखा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, और इसमें से भी बांसवाड़ा शहर जो है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के ज्यादा पास में है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, ये है हमारा 69.30 पूर्वी देशांतर, और ये है 78.17। यहाँ पर हमारा जैसलमेर के सम तहसील का कटरा गांव आपके हमारा क्या है, पश्चिमतम बिंदु है, वेस्टर्न पार्ट है जैसलमेर में सम तहसील का कटरा गांव। और ऐसे ही पूर्वी भाग जहां पर सूरज राजस्थान में सबसे पहले उगता है वो है राजाखेड़ा तहसील का सिलान गांव धौलपुर में। ऐसे ही हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वो है बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव, और जो उत्तरतम यानी कि नॉर्थ पॉइंट है वो है श्री गंगानगर के कोंडा गांव। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, कोंडा गांव। और यहाँ पर जो तुम्हारी लाइन है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो लाइन है जो कि तुम्हारे पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाती है, इस लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। तो ध्यान रखना, ये आपके पाकिस्तान से जो सीमा रेखा है वो हमारे रेड क्लिफ लाइन हो जाती है, इस चीज को याद रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, राजाखेड़ा का जो सिलान गांव है उसे कई बुक्स में सिलावट भी कहा गया है, उसे ही कई बुक्स में क्या कहा गया है, सिलावट भी कहा गया है। और ये जो रेड क्लिफ लाइन है, इससे हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है वो 1070 किलोमीटर की है पाकिस्तान के साथ में। तो 1070 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ में ये हमारी सीमा रेखा बन जाती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो रेड क्लिफ लाइन की तो ऐसे काफी लंबी लंबाई होगी, कुछ पाकिस्तान में भी होगी, कुछ हमारे यहाँ पर भी होगी, तो ओवरऑल लंबाई तो काफी ज्यादा है, बट हम केवल और केवल रेड क्लिफ लाइन की
वो लंबाई जो कि राजस्थान से पाकिस्तान टच कर रहा है वो 1070 है। ठीक है, जो सिर्फ राजस्थान की है वो 1070 है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे राजस्थान की है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ओके गाइस, तो समझ में आ गया या फिर अभी भी कोई डाउट है? हाँ, अंतरराज्यीय सीमा बिल्कुल सही कह रहे हो, उस पर आ रहे हैं अभी। अभी अंतरराज्यीय सीमाओं पर आ जाएंगे। तो देखिए, हमारे राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर की, जो कि उत्तरी कोंडा गांव से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव तक है। ऐसे ही पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर की, जो कि सिलान गांव से लेकर कटरा गांव तक है। तो टोटल 869 माइनस 826, यानी कि 43 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में अंतर है। हमारे यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है राजस्थान की और लंबाई कम है, इसलिए आपके मौसम चल रहा है पतंग का, तो इसीलिए राजस्थान की जो शेप है लगभग पतंग जैसी है। और देखो, पतंग ऐसी होती है, तो इसीलिए राजस्थान की शेप को क्या कहते हैं? काइट शेप। पतंग जैसी शेप है हमारे राजस्थान की, क्योंकि पतंग में भी थोड़ी सी आपके चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई कम होती है। बिल्कुल कमल, मेरी क्लास डेली 8 बजे होती है। ठीक है, डेली आपको इसी टाइम पर 8 बजे मेरी क्लास देखने को मिलेगी। तो इफ यू वांट टू वॉच इट देन यू कैन वॉच। ओके, तो बिल्कुल आपको इसी टाइम पर मिल जाएगी। चलिए गाइस, तो देखिए यहाँ पर, हाँ, चतुष्कोणीय बोल सकते हो, विषम कोण चतुर्भुज यानी कि रोम्बस बोल सकते हो। तो इस तरीके से चीजें आप बोल सकते हो। तो राजस्थान की कुल सीमा रेखा है 5920 किलोमीटर की, जिसमें से 1070 आपके क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और बाकी अंतरराज्यीय सीमा। तो सिंपल सी बात है, 5920 में से 1070 को घटा दो तो आपको पता चल जाएगा कितनी हमारी सीमा रेखा है। तो अंतरराज्यीय, इंटर स्टेट हो जाएगी 4850 किलोमीटर की, जो कि आपके पास क्या है? राज्यों के साथ में सीमा रेखा बनाई जाती है, अन्य राज्यों के साथ में। और अन्य राष्ट्र यानी पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा बन रही है वो है 1070 किलोमीटर की, और इसी को हम रेड क्लिफ रेल लाइन भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान से लगी हुई है। और इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर की है। ठीक है, तो ये जो अंतरराज्यीय सीमा है वो हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात से लगी हुई है ना? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, ये ज्योग्राफी में किया था, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कल से फिर अजमेर पढ़ेंगे, क्योंकि आज आपके बहुत सारी पुरानी बातें हो गई राजस्थान के बारे में, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, है ना? तो कल से अजमेर चालू हो जाएगा आपका। देखिए, राजस्थान में हम मध्य से अरावली पर्वतमाला हमारे गुजर रही है, दो हिस्सों में बांटती है। पश्चिमी रेगिस्तान भाग जो है वो आपके 12 जिलों से गुजरता है। हमारे 12 जिले जो हैं वो रेगिस्तानी भाग को रखते हैं, जहां पर लगभग राजस्थान की 40% पॉपुलेशन निवास करती है, और टोटल क्षेत्रफल का मरुस्थलीय भाग 67% है। ठीक है, टोटल मरुस्थल का 67। बिल्कुल, मेरी जो क्लास होगी डेली शार्प 8 बजे होगी, डेली क्लास 8 बजे होगी। तो जिसे भी अटेंड करना है वो डेली 8 बजे आकर अटेंड कर सकता है। ठीक है, देखिए 61% बिल्कुल सही था धीरज, पुरानी किताबों में 61% लिखा हुआ है, पर अब मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, मरुस्थलों का विकास हो रहा है, इसलिए जो लेटेस्ट डेटा है वो 67% हो चुका है। लेटेस्ट डेटा 67% है। ठीक है, और अरावली हमारी प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, विच इज ए रेसिडुअल माउंटेन, जो कि अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी लंबाई टोटल 692 किलोमीटर है। सबसे ऊंची शिखर शिखर हमारा गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहते हैं। और हमारी ही अरावली पर्वतमाला एकमात्र ऐसी पर्वतमाला है जहां पर सबसे ज्यादा दुर्ग हैं, सबसे ज्यादा किले हैं। टेलीग्राम लिंक, ओके गाइस, टेलीग्राम लिंक हम दे देते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम लिंक ऑब्वियसली। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। दिस इज माय टेलीग्राम लिंक। तो जिसे भी टेलीग्राम ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारे कोर्सेज का अपडेट आपको मिलता रहेगा।
पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, अपडेट सेक्शन में डाल देंगे या फिर मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में अगर अपडेट सेक्शन नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बट फिर भी क्लास में पेन और कॉपी साथ में रखेंगे, ये नहीं कि सर ने कह दिया पीडीएफ मिल जाएगी तो कोई लिख ही नहीं रहा है, क्योंकि बोलते वक्त मैं काफी सारी चीजें बोलूंगा राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में जो शायद किसी बुक में भी नहीं होगी, तो इसीलिए लिखना पड़ेगा तुम्हें, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें माइंड में आती रहती है, उतना नोट्स में नहीं होता है, तो इसलिए लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो हमारे राजस्थान को आपके मेनली हमने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स, आपके अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। इसकी बात करेंगे डिटेल में। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। पर कुछ क्षेत्र हमारे पास में क्या है, आपके ऐसे मरुस्थल के भाग हैं जहां पर आपके क्या नहीं बनते, आपके कोई टीले नहीं बनते, तो उसे आपके क्या हो जाएगा, ये आपके ड्यून फ्री एरिया हो जाता है, जहां पर टीले बनते ही नहीं है। ऊपर के भाग को घग्गर भाग कहते हैं, जहाँ पे पहले घग्गर नदी बहती थी। शेखावटी रीजन में आपके चूरू, सीकर, झुंझुनू ये सब आ जाएंगे। नागौर की उच्च भूमि, जहां पर लूनी नदी का भाव क्षेत्र है, जिसे गोडवार प्रदेश भी कहते हैं, वो लूनी बेसिन है। अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है, आपके उत्तरी अरावली की पहाड़ियां और दक्षिणी अरावली की पहाड़ियां और ये मध्य अरावली। तो अरावली ध्यान रखिएगा बीच में सकड़ी है और अपने उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में वृहत है, ठीक है। फिर ये चंबल बेसिन है, ये डेक्कन लावा प्लेट्यू है, ये हमारी माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर हम बाकी चीजों की बात करेंगे, ठीक है। तो कल आपसे बाकी चीजों की बात की जाएगी, आज के लिए इतना ही। तो कल शुरू में 5 से 10 मिनट राजस्थान का एक परिचय की बात और करेंगे, फिर कल आपका अजमेर चालू हो जाएगा। तो ओके गाइस, खंबा गणी टू ऑल ऑफ यू, और ध्यान रखिएगा डेली आपकी जो क्लास है वो डेली 8 बजे ही होगी, 8 से 9 बजे आपकी डेली क्लास होगी। और अनअकैडमी पर अगर आप नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो शर्मा 10 रेफरल कोड को यूज कर सकते हो। तो जितने भी फ्री लाइव क्लासेस हैं उन्हें देखने के लिए भी, फ्री टेस्ट सीरीज देने के लिए भी आप शर्मा 10 रेफरल कोड को यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर आपके मैसेज पिन किया हुआ है, जहां पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। समीर, फीस है 1 साल का कोर्स है 7,000 रुपए का, जिसमें तुम शर्मा 10 रेफरल कोड को अप्लाई करो, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1 ईयर कोर्स जो है वो हो जाएगा 6,300 में कंप्लीट कोर्स, प्रीलिम्स मेंस एवरीथिंग। और 2 साल का जो कोर्स है शर्मा 10 रेफरल कोड को अपनाकर आपका 7,560 रुपए में अवेलेबल है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि आरएएस के एग्जाम अटकते रहते हैं, तो इसीलिए 2 साल का जो कोर्स है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो 7,560 में 2 साल का कोर्स ले लो, वो ज्यादा यूजफुल है। चलिए, मैं ग्रुप में आपके है ना टेलीग्राम, मतलब हर आधे घंटे पहले आपको लिंक दे दिया करूंगा, जो भी मेरी स्पेशल क्लास होगी तो वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल 2 साल वाला ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखो आपको पता है अभी फिर हाई कोर्ट ने आपके एग्जाम का रिजल्ट दोबारा लगाने के लिए कहा है ना। आपके एग्जाम का रिजल्ट अब दोबारा आएगा, डीबी में फिर जा रही है आरपीएससी, तो फिर कुछ और डिस्कशंस होंगे, पता नहीं क्या क्या चलता रहेगा इन लोगों का, तो फिर टाइम लगेगा। कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम बच्चों टाइम लगेगा, कॉलेज लेक्चरर का कम से कम अक्टूबर मान के चलो, उससे पहले नहीं होने वाला। आरुषि, कम से कम अक्टूबर तक जाएगा कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम, उससे पहले नहीं। हाँ, हाई कोर्ट एलडीसी तो जल्दी हो जाएगा, हाई कोर्ट में कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। तो सारी चीजें तो देखो क्या होता है ना। तो ओके गाइस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और हमारे आरएस का एग्जाम जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि अगस्त में होगा, तो अगस्त में ही होगा।
ठीक है, डोंट वरी, मार्च में नोटिफिकेशन आता है तो भी अगस्त में ही होगा एग्जाम, डोंट वरी, ओके। कॉलेज लेक्चरर के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो फॉर्म थे वो सबमिट हो चुके हैं अभी अभी, कुछ दिन, 6 तारीख शायद लास्ट डेट थी, है ना। ओके गाइस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टुमारो 8 PM